सिस्टम या स्वच्छ जलीय पारिस्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो जलीय आवास हैं, उन जलीय आवास को हम तीन भागों में उसकी स्टडी करते हैं। एक तो होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा होता है सी वाटर एंड मेराइन इकोसिस्टम या मेराइन हैबिटेट। फर्स्ट है फ्रेश वाटर हैबिटेट, सेकंड है सी वाटर एंड मेराइन हैबिटेट, और थर्ड होता है इस्चुरियन हैबिटेट। इनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ जलीय आवास, समुद्र जलीय आवास और बेला संगम आवास। सबसे पहले हम फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, उसकी स्टडी को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत फ्रेश वाटर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके और उनके एनवायरनमेंट से जो रिलेशन होती है उसकी स्टडी की जाती है। और फ्रेश वाटर हैबिटेट को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है लैंटिक हैबिटेट और दूसरा होता है लॉटिक हैबिटेट। लैंटिक हैबिटेट, लैंटिक मतलब क्या होता है कि प्रवाह विहीन जल, मतलब इसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म के उन आश्रय स्थल या आवासीय स्थल या उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो प्रवाहविहीन जल के रूप में होते हैं। अब स्थिर जल के प्राकृतिक स्रोतों के निवास को इस उपविभाग में रखा गया है और इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं गड्ढे, कुएं, पोखर, तालाब, झीलें। मतलब कहने का मतलब जिस वाटर में फ्लो नहीं होता है, स्थिर जल जो होता है उसे हम बोलते हैं स्थिर जलीय आवास। जैसे तालाब का पानी है, पोखर है, झीलें हैं, कुएं, गड्ढे, यहाँ का पानी क्या होता है, फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्थिर जल वाले आवास। सेकंड होता है अस्थिर जलीय आवास या गतिशील जलीय आवास, जिसको हम लॉटिक हैबिटेट बोलते हैं। तो इस टाइप के आवास के अंतर्गत नदियां, नाले, झरने और जो फ्लोइंग वाटर होता है उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। मतलब बहता हुआ पानी, प्रवाहमान जल मतलब होता है बहता हुआ पानी। स्वच्छ जल के वातावरण की तीन प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। एक तो क्या है, पहला होता है लवणीय सांद्रता की न्यूनता। इसमें सॉल्ट बहुत कम होते हैं फ्रेश वाटर में। जैसे कि तालाब का पानी है वो समुद्र के पानी की तुलना में सॉल्टी नहीं होता है, कम सॉल्टी होता है बहुत ही। तो लवणीय सांद्रता की न्यूनता होती है। तीव्र धाराओं की स्थिति बने रहना, वहां पर क्या होता है, करंट चलता रहता है, वाटर करंट। और जलवायु मौसम परिवर्तन की तीव्र प्रभाविता, मतलब जलवायु और मौसम का जो परिवर्तन होता है उसका फ्रेश वाटर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ जलीय आवास की कुछ भौतिक रासायनिक प्रकृति के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं सैलिनिटी या लवणता। अब मेराइन वाटर या समुद्र के जल की तुलना में फ्रेश वाटर जो होता है वो कम सॉल्ट वाला होता है, न्यून लवणीय सांद्रता वाला होता है। अब जो सॉल्ट की मात्रा और प्रकार जो होता है वो भी परिवर्तनशील होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फ्रेश वाटर की जो लवणता होती है 1.8% होती है और समुद्री जल की लवणता 3.5% मानी जाती है। ठीक है, तो जो समुद्र जल की लवणता है वो ज्यादा है और फ्रेश वाटर की लवणता कम है। तो फ्रेश वाटर में जो पाए जाने वाले महत्वपूर्ण घटक जो कि सॉल्ट के रूप में होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, फास्फोरस, सिलिकॉन, अमोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये सब हो सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणीय दाब की। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। इसके फलस्वरूप फ्रेश वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सॉल्ट कम है इसलिए वो कैसे मीडियम कहलाता है, हाइपोटोनिक मीडियम कहलाता है। अगर सॉल्ट ज्यादा होते हैं तो उस मीडियम को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक मीडियम, यहाँ कम है तो इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक मीडियम। क्लियर। अब इनमें क्या होता है, इस वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो हाइपरटोनिक होता है, जबकि ये जिस जगह रह रहे हैं, जिस पानी में रह रहे हैं, वो तो हुआ हाइपोटोनिक। और उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, तो इस कारण से वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है, मतलब पानी ऑर्गेनिज्म के शरीर में प्रवेश करने लगता है। ठीक है, तो जीव जो है इस क्रिया के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। थर्ड आता है वाटर करंट। स्थिर जल तंत्र में वायु के वेग के कारण क्या होता है, जलधाराएं उत्पन्न होती है। मतलब जैसे तालाब का पानी है, जब तेज हवाएं चलती तो उस पानी में धाराएं उत्पन्न होती हैं। जबकि गतिशील जल तंत्र में पानी का बहाव जल की मात्रा और भूमि की कम या अधिक ढालू होने पर निर्भर करता है। जो फ्लोइंग वाटर है वहां पानी का बहाव किस पर डिपेंड करेगा, वाटर की क्वांटिटी पे और भूमि के स्लोप पर डिपेंड करता है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर करंट प्रमुख नियंत्रक और परिमितकारी होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है एक तरीके से। और वाटर करंट में वाटर में गैसेस,
सॉल्ट और पोषक पदार्थों की विलायकता पर प्रभावी जो प्रभाव है उसको दर्शाकर जीवों के वितरण को ये प्रभावित करता है वाटर करंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। वाटर में हाइड्रोजन आयन का जो नेगेटिव लॉग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो वाटर में उपस्थित हाइड्रोजन और कहीं कहीं खाइयां होती है जो और भी गहरी होती है। तो कुछ साइंटिस्ट इन खाइयों वाले क्षेत्र को वितलीय क्षेत्र ही मानते हैं और कुछ जो है इसको हाइड्रल जोन के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन की जो मात्रात्मक उपस्थिति से पीएच का मान ज्ञात किया जाता है जब वाटर में दोनों प्रकार के आयन सेम होते हैं। मतलब दोनों टाइप के आयन जिसको हम बोलते हैं जो सॉल्ट एसिड और सॉल्ट की हम बात करते हैं तो वाटर उदासीन माना जाता है। और यह 7 जो इसकी रीडिंग होती है, अगर 7 होता है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। और जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं तो जल अम्लीय होता है और पीएच का मान 7 से कम होता है। और जल में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वह बेसिक होगा या एल्कलाइन होगा और 7 से ज्यादा उसकी पीएच होगी। तो पीएच जो होती है वो भी ऑर्गेनिज्म के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रभावित करती है। फ्रेश वाटर की पीएच की निर्भरता स्थान विशेष, गहराई, ऋतु और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन पर डिपेंड होती है। तो बहते हुए पानी और स्थिर जल के पीएच के मान में भी अंतर होता है। स्थिर जल में भी सतह तथा पैदे का पीएच का मान अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की बात करते हैं। तो जल की पारदर्शिता के कारण ही गहराई में पड़ी हुई वस्तुएं हमको दिखाई देती है। फ्रेश वाटर जो है वो क्लीन होता है तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के कारण क्या होता है कि लाइट की पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। मतलब प्रकाश की भेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि वो जल पारदर्शी होता है, इसलिए हम गहराई तक देख सकते हैं। और जैसे बहुत सारे पदार्थ जैसे मिट्टी और रेत के कण, जलीय पौधे, इनकी उपस्थिति से पारदर्शिता प्रभावित होती है। और जब टर्बिडिटी बढ़ जाती है मतलब जल का गंधलापन बढ़ जाता है तो भी पारदर्शिता प्रभावित होती है। सूर्य का प्रकाश पानी में गहराई तक जाने की क्षमता और जल के गंधलेपन से प्रभावित होता है। पानी का गंदा होना ऑर्गेनिज्म के प्रकार और उसकी उपस्थिति पर सीधा प्रभाव डालता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो वाटर में डिजोल्व स्टेट में रहती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स के घुलित रूप में भी जल में इसकी उपस्थिति होती है। समस्त जलीय पादप जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड रहते हैं। और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में डिफ्यूजन के द्वारा एवं जलीय जीवों के माध्यम से आती है जो एक्वेटिक प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस और चूना जमाने वाले बैक्टीरिया द्वारा अधिकांशतः उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। ये भी वाटर में डिजोल्व स्टेट में होती है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसकी उपस्थिति पर ही डिपेंड करते हैं। और ठहरे हुए जल से बहते हुए फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वाटर में ऑक्सीजन वायु से सीधे ही डिफ्यूजन के द्वारा एक्वेटिक प्लांट के फोटोसिंथेसिस में उत्पत्ति के माध्यम से आती है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के श्वसन में मृत जीवों के अपघटन में और कम कंसंट्रेशन वाले जल को ऑक्सीजन से अधिक सांद्र करने में उपयोगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की या घनत्व की। तो जल का घनत्व जो है वो गुलित पदार्थों के सीधा समानुपाती एवं तापक्रम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है। और घुलनशील लवणों से भी वाटर की डेंसिटी बढ़ती है। और फ्रेश वाटर की डेंसिटी जो खारे समुद्र के पानी की डेंसिटी से बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, फ्रेश वाटर में होने वाला जो इवेपोरेशन होता है इसकी डेंसिटी को बढ़ाता रहता है जिसके कारण डेंसिटी की परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती रहती है। बहता हुआ जल भी यदि किसी विशिष्ट स्थान से प्रवाहित हो रहा होता है तो उस स्थान के पदार्थों की घुलनशीलता भी जल की डेंसिटी को परिवर्तित कर सकती है। नेक्स्ट आता है दाब या प्रेशर। दाब की दृष्टि से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाने वाले जल स्तर का दाब वायुमंडलीय दाब के साथ मिलकर कुल दाब उत्पन्न करता है जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं। तो समुद्र जल की अपेक्षा फ्रेश वाटर में प्रेशर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यूएंसी, उत्प्लावन क्षमता। कोई भी वस्तु किसी द्रव में होने पर जितने भार का द्रव हटाने की क्षमता रखती है उसे उस वस्तु की उत्प्लावन क्षमता या ब्यूएंसी कहते हैं। तो वाटर के घनत्व के अनुसार यह घटती बढ़ती रहती है। डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक ब्यूएंसी को भी प्रभावित करते हैं। तो जल में तैरने वाले या रहने वाले जीवों में ब्यूएंसी की विशेष भूमिका देखी जा सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है लाइट।
एक्वेटिक मीडियम के लिए लाइट की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फ्रेश वाटर में लाइट की पेनिट्रेशन क्षमता ज्यादा होने से ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर भी इसका पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। ऑर्गेनिज्म की संख्या भी प्रकाश की उपस्थिति से प्रभावित होती है। और उथले जल में तो प्रकाश पेंदे तक पहुंचता है, किंतु गहरे जल में प्रकाश पेंदे तक नहीं पहुंच पाता है। तो पानी की टर्बिडिटी या उसका गंदलापन, उसमें तैरने वाले विभिन्न पदार्थों के कण भी लाइट की पेनिट्रेशन पावर को कम करते हैं। अब फ्रेश वाटर में 3 क्षेत्र होते हैं। अब ये जो है वो प्रकाश इन 3 क्षेत्रों को पृथक करता है। फर्स्ट है यूफोटिक, सेकंड है डिस्फोटिक और थर्ड है एफोटिक। यूफोटिक क्षेत्र सबसे ऊपरी होता है, बीच वाला होता है डिस्फोटिक क्षेत्र और पेंदे का होता है एफोटिक क्षेत्र। यहाँ आप देख सकते हैं यूफोटिक, डिस्फोटिक और एफोटिक। यहाँ जो लाइट की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, यहाँ थोड़ी कम लाइट आती है और यहाँ बिल्कुल ही लाइट नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो विभिन्नताएं हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिक गहरे जलीय आवास के अतिरिक्त जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। इसका मेन रीजन क्या है? इसके ये रीजन है, एक तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा जमने तथा वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, और फिर होता है जल का उच्च घनत्व। ठीक है, तो जो मैराइन हैबिटेट की तुलना में तो फ्रेश वाटर अत्यधिक परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करता है। 3 मीटर गहरे आवास में तो दिन और रात के बीच में लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर भी देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या रासायनिक घटक की बात करते हैं। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट में रासायनिक घटकों की सांद्रता भी परिवर्तित होती रहती है। जीवों से स्त्रवण, मृत जीवों के शरीर के विघटन और जीवित प्राणियों के अपशिष्टों से स्वच्छ जल की संरचना में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स और नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैंगनीज जैसे तत्व और यौगिकों में परिवर्तन जीवों की उपस्थिति एवं क्रियाकलापों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।